नमस्कार, मिड वीक में कर चुके हैं हम प्रवेश। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए हैं। तो आप कह सकते हैं अच्छी शुरुआत है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है, 1.5 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ दिख रही है 19,480 के ऊपर। डाउ फ्यूचर्स की बात करें 16 अंकों की हल्की फुल्की कमजोरी है, फ्लैट टू नेगेटिव इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक छोटे दायरे का ही ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है। एटलीस्ट जापानीज मार्केट निके पे नजर डालें तो यही लग रहा है, लेकिन कमोडिटी मार्केट तो धराशायी होता हुआ दिखा है। खासतौर से कच्चा तेल 4-4.5% की बड़ी गिरावट वहां पर, और अक्रॉस द बोर्ड बुलियन बेस मेटल्स में गिरावट ही देखने को मिली है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में, पूरी डिटेल जान लेते हैं। दीप हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, क्या हो गया? यूएस मार्केट हो, कमोडिटी हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तो कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। एब्सोल्युटली जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया मूड में ग्लोबल बाजार जो पिछले हफ्ते से एक रीबाउंड शुरू हुआ था वो अभी भी आपके लिए कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो कोई ऐसी परेशानी वाली संकेत नहीं है। जैसे आपने कहा, ज्यादातर संकेत बाजारों के लिए पॉजिटिव ही इस समय आपको आते हुए दिख रहे हैं और अमेरिका में तो जबरदस्त एक्शन होते हुए दिखा और ये उम्मीद के विपरीत कल का एक्शन हुआ है। वैसे तो आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं, बट कल लग रहा था स्पेशली परसों के सुस्त अमेरिकन एक्शन को देखकर, जहां पर हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुए थे, कि कल शायद थोड़ा गिरावट वाला सेशन हो सकता है। जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो डाउ करीब 60-70 अंक नीचे था, नैस्डैक फ्यूचर्स पर दबाव था, बट उसके सामने देखें तो लगातार 7वें दिन आपने डाउ पर तेजी देखी है, 7वें दिन S&P 500 पर तेजी देखी है और 8वें दिन आपने नैस्डैक पर तेजी आती हुई देखी। हालांकि रेंज फिर से डाउ पर छोटी थी, 200 अंक की रेंज में लगातार दूसरे दिन कारोबार हुआ, हल्की 50-55 अंकों की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ, बट नॉनदलेस जुलाई के बाद सबसे बड़ी गेनिंग स्ट्रीक है डाउ की, जहां 7 दिन लगातार आपने गेन देखी है। S&P और नैस्डैक की बात करें तो 2 साल में आखिरी बार नवंबर 2021 में हमने देखा था, जब 7-8 दिन लगातार आप पॉजिटिव रहे थे। उसके बाद ही आपको विनिंग स्ट्रीक आती हुई दिख रही है। तो एक बढ़िया स्ट्रेंथ अमेरिकी बाजारों में आपको कल भी आते हुए दिखी है। आईटी स्टॉक्स का कल ज्यादा योगदान था बाजार के एक्शन में। लार्ज कैप आईटी स्पेशली आपको आगे आते हुए दिख रहे थे। एप्पल 1.5% उछला था, अमेजॉन में 2% की तेजी थी, मेटा में आपने एक्शन देखा था, तो इसकी तरफ से बाजार को जरूर सहारा मिला। आईटी को सहारा मिला है कल गिरती हुई बॉन्ड यील्ड से। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो परसों हल्की बढ़त के साथ ऊपर आई थी, कल आपको वापस 4.6 के नीचे गई है, 4.56% के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है। तो वहां से बाजार को सहारा मिला और ये इसके बावजूद कि फेड के कई सारे सदस्य अभी भी कह रहे हैं कि रेट हाइक साइकिल खत्म नहीं हुआ है। बाजार मान रहा है कि जो रेट हाइक्स थी अब वो खत्म हो गई, अब यहां से लंबे समय तक पॉज बना रहेगा, उसके बाद रेट कट्स आएंगे। बाजार के अनुमान के मुताबिक अब आगे रेट हाइक्स नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप देखें तो रीसेंट फेड कमेंट्री, स्पेशली कल 2 फेड सदस्यों ने अपने बयान दिए। मिशेल बाउमैन एक फेड सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% लाना, इसको 2% को लाने में टाइम लगेगा, इसलिए यह मानना गलत है कि रेट हाइक साइकिल खत्म हो चुका है। 3 और फेड सदस्यों ने बयान दिए और उन्होंने भी लगभग यही कहा कि यह मानना गलत है कि इस समय रेट हाइक साइकिल खत्म हो गया है। बट इसके बावजूद बाजार मान रहा है, बॉन्ड मार्केट आपको दर्शा रहा है कि शायद अब रेट हाइक के अनुमान कम है। दिसंबर में जो पॉलिसी आने वाली है उसमें तो फिलहाल करीब 20% या उससे भी 10% लोग मान रहे हैं कि रेट हाइक होगा। जनवरी में जो पॉलिसी आने वाली है उसमें सिर्फ 15% लोग मान रहे हैं रेट हाइक होगा। तो मेजॉरिटी बाजार मान के चल रहा है कि रेट हाइक साइकिल खत्म हो गया है और वहीं से आपको ये पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। ऑफकोर्स सबसे बड़ा संकेत इस चीज का आज और कल मिलने वाला है, जब आपके लिए फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब बात करेंगे। आज भी वो एक पब्लिक इवेंट में बात कर रहे हैं, उसके बाद पैनल डिस्कशन होगा, कल भी एक पब्लिक इवेंट में बात करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी होने वाला है। तो थोड़ी और क्लैरिटी बाजार को इस पर पावेल साहब से मिलेगी। बाकी फेड सदस्य कह रहे हैं कि रेट हाइक साइकिल खत्म नहीं हुआ है, बट बाजार मान के चल रहा है कि रेट हाइक साइकिल खत्म हो चुका है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं इतनी बढ़िया तेजी अमेरिकी बाजारों में बनी हुई है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा मिला जुला कारोबार था, बट बड़ा एक्शन आपको कच्चे तेल में आते हुए दिखा है। 3.5 महीने के निचले स्तर पर आपको कच्चा तेल कल फिसलते हुए दिखा है। 4.5% की भारी गिरावट आई है। 1 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आपने कल आती हुई देखी है। चीन का सुस्त ट्रेड डेटा आया। EIA ने अमेरिका में पेट्रोलियम खपत का अनुमान घटाया है। इन कॉम्बिनेशन के फैक्टर से हमने देखा है $81 पर ब्रेंट आ गया है और $78 पर आपके लिए WTI आ गया। तो बड़ी बड़ी राहत कच्चे तेल के फ्रंट पर हमें मिल रही है। ये कुछ समय पहले $97-98 के लेवल पर था, तो वहां से $15-16 की बढ़िया गिरावट आपको आती हुई दिख रही है।
बाकी कमोडिटीज़ पर भी प्रेशर है। सोना 2 हफ्ते, चांदी 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कल बेस मेटल्स भी आपको फिसलते हुए दिखे, एग्री कमोडिटीज़ में भी दबाव आया। तो ऑल इन ऑल यहाँ बहुत ही बढ़िया ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। वो भी उस समय जब एक्सपेक्ट किया था कि इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सुस्त हो सकते हैं, कल बाजार ने और सरप्राइज किया और मान के चल रहे हैं बाजार की रेट हाइक्स नहीं होंगे। चलिए, तो हर तरफ से पॉजिटिव संकेत ही हमारे मार्केट्स के लिए मिल रहे हैं, और वो भी तब जब त्योहारी हफ्ते में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए, जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हमें वेडनेसडे मॉर्निंग दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के क्यूज मिलते दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी रणनीति में कोई बदलाव करेंगे सर आज? गुड मॉर्निंग नेहा। नहीं, संकेत तो अच्छे ही हैं। लगातार 8वें दिन आप देखिए अमेरिकी बाजारों में तेजी होती हुई दिख रही है। इससे बढ़िया क्या चाहिए। लंबी तेजी है, मजबूत तेजी है, और उसके साथ साथ कच्चा तेल भी काफी तेजी से घट कर आया। तो हमारे लिए तो ग्लोबल संकेत काफी बेहतर है। लोकल संकेतों के लिहाज से भी देखें तो एफआईएस की तरफ से हल्का फुल्का बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में आया जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वायदा कारोबार में उनकी तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी होती हुई दिखी है, तो वहां भी खरीदारी बरकरार है। तो मेरा ये समझना है कि गिफ्ट निफ्टी जो एकदम सुस्ती दिखा रहा है, अभी के संकेतों के लिहाज से देखें तो शायद हम मजबूती खुलेंगे, और अगर सुस्त खुलते हैं या हल्की फुल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होती है तो तुरंत आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। और जो रेंज है बाजार के लिए सपोर्ट के लिहाज से, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 19,300 19,335 की रेंज आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट रहेगी। ऊपरी स्तरों पर 19,485 19,550 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की आपके लिए हो सकती है। बैंक निफ्टी ने भी कल 43,600 के ऊपर लगातार दूसरे दिन क्लोज दिया है। मजबूत क्लोज था, दिन के हाई पॉइंट पर था, वहां पर बहुत अच्छी मजबूती के संकेत है। इनफैक्ट कल बैंक निफ्टी तो निफ्टी के मुकाबले में लंबे समय बाद अच्छी ज्यादा बेहतर मजबूती के साथ बंद होता दिखा है। जो आज के लिए सपोर्ट है 43,500 43,625, ये बैंक निफ्टी पर आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 43,875 को पार करके निकले तो 43,950 44,050 तक तो मिनिमम जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से शुरुआत करने के लिए संकेत दमदार है। वही स्ट्रेटेजी रहेगी, बाय ऑन डिप्स की रखें, सुस्त और कमजोर शुरुआत पर खरीदारी करें, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में डटे रहें, बने रहें, वहां पर और तेजी बनेगी। धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद आपको खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। नतीजों का सीजन भी है, कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स कौन कौन से नंबर्स एंटिसिपेटेड है। पूरी डिटेल लेकर अरमान और नुपुर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग नुपुर। मॉर्निंग अरमान। शुरुआत आप ही के साथ करेंगे, कौन कौन से नंबर्स कल आए हैं, कैसे रहे? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक अगर मार्जिन्स देखें तो वो उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। ओवरऑल आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 1% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 84.5% से बढ़कर 88% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 85% का था, तो उस हिसाब से बढ़िया दिख रहे हैं। आप क्यूमिन्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। हालांकि सिर्फ अगर आप आय देखें तो आय में थोड़ी हमारे अनुमान से कमजोरी है। आय लगभग 2.6% गिर कर आई है। मार्जिन्स 15% से बढ़कर 18% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 15% का ही था, तो उस हिसाब से मार्जिन्स में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और मुनाफा भी 30% बढ़कर आता हुआ दिखा है। अनुमान 275 करोड़ का मुनाफे का था और लगभग 328 करोड़ मुनाफा आता हुआ दिखा है। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर ऑपरेशनली जो हमारा अनुमान है उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय अगर आप देखें तो आय लगभग 9.5% के आसपास गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफा 11% बढ़कर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 270 करोड़ के आसपास जो मुनाफा था उससे गिरकर 260 के आसपास आने का अनुमान था और 302 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स भी 13.8% से इंप्रूव होकर 17% पर आते हुए दिखे। हमारा अनुमान लाइक टू लाइक अगर आप देखें तो 13.8% ही रहने का अनुमान था, तो उस हिसाब से मार्जिन्स में अच्छा खासा बीट आता हुआ दिखा है। IRCTC जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 23.5% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 37.8% से कम होकर 36.8% आए हैं। अनुमान भी गिरने का ही था, पर अनुमान था 34.7% का, तो उस मुकाबले अनुमान से बेहतर मार्जिन्स आते हुए यहाँ पर भी दिखे हैं। श्री सीमेंट यहाँ पर अगर आप देखें ओवरऑल हमारे अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप मुनाफा देखें तो वो अनुमान से बेहतर आया है। आय लगभग 21% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 13.8% से गिरकर 19% बढ़कर 19% पर आते हुए दिखे। अनुमान देखिए लगभग 19.5% का था। और
कामकाजी मुनाफा जो अनुमान था 875 करोड़ का, लगभग 870 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अपोलो टायर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो एस्टीमेट्स जो थे उसके हिसाब से आए वहाँ पर एस्टीमेट से थोड़ी सी कमी है, बाकी अगर आप देखें तो हमारे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 5.5% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 12% से इंप्रूव होकर 18.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान भी इंप्रूव होने का ही था पर 17% का था, तो उस हिसाब से मार्जिन्स में अच्छा खासा बीट आता हुआ दिखा है। और अंत में बलरामपुर चीनी, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 38% बढ़कर आई है और कामकाजी मुनाफा देखें तो जो पहले घाटा था कंपनी को लगभग 16 करोड़ का, इस बार 175 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। हालांकि अनुमान 190 करोड़ के आसपास का था और मार्जिन्स अगर आप देखें तो लगभग 10.7% के आसपास जो है वहां पर आते हुए दिखे। तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि नंबर्स यहाँ पर ठीक ठाक ही रहे हैं। कुछ केसेस में अगर रेवेन्यू छोड़ दें तो अदरवाइज नंबर्स हैव बीन प्रीटी गुड। चलिए नुपुर, अब आपकी बारी आती है। कुछ बड़े नंबर्स आते दिख रहे हैं, बाटा है, लुपिन है, पिडिलाइट है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, जरा बताइए। बिल्कुल, पिडिलाइट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर आप नतीजे देखें तो आय के फ्रंट पे आपको 5% की ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगी क्योंकि कंपनी के जो रॉ मटेरियल है वो उनके प्राइसेस काफ़ी हद तक घटते हुए दिखे, जिसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिवली ऑपरेशनली परफॉर्मेंस में नजर आएगा। 34% से इस बार एबिटा लेवल पे आपको मुनाफा बढ़ते हुए दिख सकता है। मार्जिन भी देखें तो 16% से बढ़ के 21% के हो सकते हैं। मुनाफा भी अगर आप देखें तो 35% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर भी लेके चले। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ पर रखनी है नजर क्योंकि 3 से 4% का यहाँ पे अनुमान है कि बढ़कर आ सकती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड और मार्जिन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रॉस मार्जिन में 600 से 700 बेसिस पॉइंट का फायदा आपको मिलेगा क्योंकि रॉ मटेरियल वैम के जो दाम है वो भारी गिरावट वहां पे आते हुए दिखे, जिसका फायदा आपको ऑपरेशनल लेवल पे इस क्वार्टर में आते हुए नजर आएगा। बाटा की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन थोड़े सुस्ती रहने वाले हैं नतीजे। थोड़ी रिकवरी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। आई के फ्रंट पे तो सिर्फ 4% की ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो 12% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मुनाफे में 180 करोड़ का मुनाफा आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेक्टेशन है कि जो है एक्सपैंड होते हुए आपको नजर आएंगे। 19% से बढ़ के 21% के मार्जिन हो सकते हैं और मुनाफा भी देखें तो 11% बढ़कर इस क्वार्टर में आने का अनुमान लेके चल रहे हैं। थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है जैसे कि मैंने कहा। हालांकि पिछले 10 साल में बाटा ने कोई इतना वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई नहीं है, 0% वॉल्यूम ग्रोथ रही है 10 साल में, तो हल्की रिकवरी यहाँ से लेके आप चल सकते हैं। 53% के ग्रॉस मार्जिन का अनुमान है। एवरेज सेलिंग प्राइस में बढ़त से आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर आती हुई नजर आ सकती है। लुपिन की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर रखनी क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की उम्मीद है। यहाँ पे कंपनी की आय देखें तो 16% से इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे भी 75% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। मुनाफे में मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है और मुनाफा भी देखेंगे तो इस क्वार्टर में आपको करीबन 200% से बढ़कर 378 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। बेस काफी लो है जिसके चलते एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद लुपिन की तरफ से आती हुई नजर आ सकती है। यूएसआई में 30 से 32% की ग्रोथ लेके चल रहे। 21 करोड़ डॉलर की यूएसआई हो सकती है, तो घरेलू आय पर रखनी है नजर। 8% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिख सकते। तो पिडिलाइट से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की उम्मीद है। बाटा से थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है और लुपिन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लुपिन की तरफ से आती हुई दिख सकते हैं। अलग अलग तरह का प्रदर्शन दिख रहा है। तो नुपुर ने क्लियरली आपको बता दिया कि आज कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स एंटिसिपेटेड है, लेकिन और भी बहुत सारे नंबर्स आने हैं। तो अरमान, अब आपकी बारी आती है, जरा बताइए और कौन कौन से नंबर्स दिखेंगे एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन रहेगा। बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। एफ&ओ में आप बात करें बाटा इंडिया, GNFC की बात करें, लुपिन, MCX, पावर फाइनेंस, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और कई सारी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। GNFC बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर जो विचार किया जाएगा। फिर आप HMI एग्रो की बात करें तो वहाँ पर नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP, राइट इश्यू आदि से फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है बिरला सॉफ्ट इंटरिम डिविडेंड 2.5 का, ओबेरॉय रियल्टी इंटरिम डिविडेंड 2 का और उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय की सभी एयरलाइंस के साथ यहाँ पर बैठक भी होने वाली है। IPO अपडेट्स, असाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर फाइनल अपडेट आता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 77 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 18 गुना। QIB की बात करें 183 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। NII 89 टाइम्स आता हुआ दिखा है। आस्कोटो जिनका डे 2 का अपडेट है और आज डे 3 है, कुल अगर आप देखें तो लगभग 39-40% ही बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 57% बढ़ा है और NII की बात करें वहाँ पर 41% बढ़ता हुआ दिखा है।
प्रोटियन ई-गव-टेक जिनका डे 3 है आज, अगर आप देखें तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 3 गुना 3.2 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा 7% है, रिटेल का हिस्सा 3.9 टाइम्स होता हुआ दिखा है। खबरों पे आ जाएं तो खबरों पे सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प 2024 में कंपनी यूरोप के मुख्य देशों के अलावा यूके में ईवी लाने की तैयारी में है। कंपनी यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में उतरेगी, जिसमें ब्रांड वीडा के साथ ये मार्केट में उतरेंगे। लुपिन, इनकी एक टैबलेट को US FDA से शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिखी है। वो डायबिटीज़ के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप मार्केट देखें तो दवा का US में लगभग 233 करोड़ का अनुमानित बिक्री का अनुमान है। इंटरग्लोब एविएशन, इनका जो व्हिटनी पाउडर मेटल इशू का जो प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट मूल्यांकन जारी करते हुए दिखे हैं, उसमें बताया है कि Q4 में करीब 35 और एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होने का अनुमान है। BL कश्यप एंड सन्स, यहाँ पर कंपनी को 271 करोड़ के 2 ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और इन दोनों ऑर्डर की बात करें तो 19 महीनों में ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। अनंतराज लिमिटेड, बोर्ड बैठक में 11 नवंबर को फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में DLF, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड से इन्विकॉन प्राइवेट में 5.2% हिस्सा अधिकरण की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। विक्रम इलेक्ट्रिक में लगभग 4.5% और यूनी इंटरनेशनल में लगभग 3.2% हिस्सेदारी अधिकरण को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ कंपनी और मेदांता दिल्ली में लगभग 400 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेवलप करेंगे। चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ये वो स्टॉक सेक्टर्स हैं जिन पर आज आपको खास तौर से फोकस करना है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे। बहुत नेगेटिव सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिला है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 300 रुपए से अधिक की गिरावट लेकर कल बंद हुआ है ये घरेलू मार्केट में। जरा बताइए, और गिरावट बाकी है या अब ये एक्यूमुलेशन का खरीद का मौका है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, कल जब चाइना के जो डेटा आए थे उसमें हमने देखा कि चाइना के एक्सपोर्ट जो है वो अक्टूबर मंथ में 6.4% की गिरावट दिखाते हुए नजर आए थे और वहीं ट्रेड डेफिसिट में जो है बड़ी बढ़त देखने को मिली थी। तो उसके चलते एक बार फिर डिमांड के कंसर्न उभरते हुए नजर आए और उसी के चलते हमने एक बड़ी गिरावट जो है कच्चे तेल में आते हुए देखी। कीमतें लगभग 4 महीने के निचले स्तरों पर है। कच्चे तेल में अब 6420 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो इसके ऊपर नजर रख के चलना चाहिए। अगर यह सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ और भी गिरावट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 6430 के स्तर के नीचे बिकवाली की सलाह रहेगी और यहाँ पे जो एक स्टॉप लॉस रखना है 6600 के आसपास का रखना है। 6430 के नीचे कीमतें फिसलने पर हमारा मानना है कि यहाँ कीमतें 1 से 2 सेशन में 6250 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो एक ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे सेलिंग की कॉल रहेगी 6430 के स्तर के नीचे। अच्छा, सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, कल हमने बुलियन और मेटल्स में भी प्रेशर देखा। चांदी ऑलमोस्ट 1400 रुपए, 1450 रुपए की गिरावट लेकर कल बंद हुई है, तो प्रेशर यहाँ पर भी रहेगा क्या लग रहा है 70,000 के नीचे? बिल्कुल, यहाँ पे भी जिस तरह से जो सिल्वर है वो प्रीशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है और जो चाइना के डिसअपॉइंटिंग डेटा थे, साथ ही कल रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक किए गए और आज यहाँ पे US फेड चेयरमैन की स्पीच भी है। तो मार्केट को एक बार फिर यह अंदेशा होता हुआ नजर आ रहा है कि शायद कहीं US फेड चेयरमैन की तरफ से हॉकिश कोई कमेंट्स जो है ब्याज दरों को लेकर आता हुआ ना दिखे। उसी के चलते हमने चांदी की कीमतों में भी दबाव आते हुए देखा। चांदी में भी आज के सत्र में 71,200 के स्तर पर एक बार बिकवाली कर सकते हैं 71,750 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि यहाँ भी कीमतें जो है एक बार 69,800 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। ओके, और मेटल्स पे कोई राय बन रही है? क्योंकि मेटल्स गिरे तो है लेकिन उस अनुपात में नहीं जितना हमने कच्चे तेल और बुलियन में गिरावट देखी। मेटल्स में एक ऑलरेडी हम बड़ी गिरावट देख चुके थे, तो यहाँ पे निचले स्तरों पर एक कंसोलिडेशन जो है वो कीमतों में देखने को मिल रहा है और LME का जो वेयर हाउस स्टॉक है वो भी एक मॉडरेट लेवल पे है। तो यहाँ पे मेटल्स में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। कॉपर में इनफैक्ट आज यहाँ पे निचले स्तरों पर 707 के स्तर मिले तो वहाँ एक बार बाइंग कर सकते हैं 704 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 712 से 13 का रखा जा सकता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कमाई के मौके हैं। तो कच्चा तेल चांदी जरूर बेच के चले और कच्चे तेल में कुछ क्रिटिकल लेवल्स हैं, वो सपोर्ट टूटते हैं तो और प्रेशर बनेगा, लेकिन मेटल्स यहाँ पर खरीद का मौका है। कॉपर खासतौर से ध्यान रखें, 712-13 के लक्ष्य के लिए कर सकते हैं खरीदारी। आइए अब बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ।
तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर है, बताने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें पावर ग्रिड पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 208 का। जेफरीज की ट्रेंड पर है, मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 1640 से बढ़ाकर 2050 का कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव देखेंगे तो वहां से फिर भी कंपेटिवली कमी है। मॉर्गन स्टैनली श्री सीमेंट पर मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट 25,000 का। और जेफरीज भी उन्हीं पर श्री सीमेंट पर मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को, टारगेट रख रहे हैं 22,700 का। मॉर्गन स्टैनली की अपोलो टायर्स पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट रख रहे हैं 398 का, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 384 के आसपास का है। इन्फो एज, यहां पर 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। सबसे पहले जेपी मॉर्गन मेंटेन न्यूट्रल पर टारगेट बढ़ा रहे हैं 4,600 से बढ़ाकर 4,750 का कर रहे हैं। सिटी की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं सेल को, पर टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 3,870 से बढ़ाकर 4,040 का टारगेट कर रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो भी मेंटेन रख रहे हैं सेल को, पर टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 3,590 से बढ़ाकर 3,900 का कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव 4,340 का है। एल्कम लैब, यहां पर भी 3 रिपोर्ट्स हैं। जेपी मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं लगभग 3,985 का जो भाव था वहां से जो टारगेट था उससे बढ़ाकर 4,525 का कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव लगभग 4,027 के आसपास का है। जेफरीज मेंटेन रख रहे हैं अंडर परफॉर्म को, टारगेट जो है बढ़ा रहे हैं 3,550 से बढ़ाकर 3,600 का कर रहे हैं। और नोमुरा मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट रख रहे हैं 3632 का। ज़ायडस लाइफ की बात करें तो सबसे पहले CLA से, जहां पे वो डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से आउट परफॉर्म पर, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 490 से बढ़ाकर 660 का कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अरमान, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।